नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनाव आयोग बनाम विपक्ष की लड़ाई पर है। विपक्षी दलों ने संग्राम छेड़ रखा है। संसद से लेकर सड़क और सड़क से अदालत तक चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर जो लड़ाई चल रही है, उसमें अहम सुनवाई आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई। यह सुनवाई कल भी जारी रहने वाली है और दोनों ओर से दलीलें रखी जा रही है। विपक्ष की ओर से अदालत में कई याचिकाओं से जुड़े वकील दलीलें रख रहे हैं। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण से लेकर वृंदा ग्रोवर तक तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसमें बड़ी बातें ये सामने निकल कर आई है। चुनाव आयोग की ओर से बिना सर्वेक्षण के ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदाताओं का न तो फॉर्म 4 भेजा गया है, न कोई दस्तावेज लिए गए हैं, जिससे नियम 10 और नियम 12 का उल्लंघन हुआ है। आयोग के नियम के अनुसार फॉर्म 6 में आधार, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिसमें आधार नहीं लिया गया है। नियम 13 के तहत दी गई आपत्तियों में भी खामियां पाई गई। मतदाता सूची में किसी सबूत खुद आयोग को देना चाहिए। आयोग को मृत्यु, पता बदलने, नागरिक न होने का प्रमाण उस व्यक्ति को देना चाहिए। एसआईआर से एक महीने में नागरिकता भी तय हो रही है, जो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। यह दरअसल विपक्षी जो वकील है उनकी दलील है। हालांकि आयोग की ओर से अदालत में 2-3 बातें कि अभी तक वोटर लिस्ट से 65 लाख वोट कट रहे हैं। दूसरा यह भी माना इतने बड़े पैमाने पर चल रहे सुधार में कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती है। मामला इस बार के चुनाव में वोट देने के अधिकार का भी आया है। उस पर भी अदालत ने कहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो आचार संहिता से अदालत के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है, और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है, और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं, जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हमने अपना बिल को पास करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आज भी जितना बिल पारित करना है वो हम पारित करेंगे, और जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है उसको भेजेंगे, प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम प्रक्रिया पूरा मानते हैं, और विपक्ष का हंगामा के बावजूद भी अपने जो मेंबर्स हैं वो अपना बात रखेंगे, और हम बिल को पारित करेंगे। वहीं एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के तमाम सबूत मीडिया में हफ्तों से दिखाए जा रहे हैं। इसी में एक मिसाल बिहार में सारण जिले के मिंटा देवी की भी है, जिसकी टी-शर्ट पहनकर संसद में कल प्रदर्शन किया गया। इस मिंटा देवी की उम्र उनके वोटर कार्ड के अनुसार 125 साल की है, क्योंकि वोटर कार्ड में उनकी जन्म तिथि 1900 दर्ज की गई है। यह वोटर कार्ड उन्हें 1.5 महीने पहले ही मिला है, यानी एसआईआर से ठीक पहले मिले वोटर कार्ड में दर्ज ये त्रुटि साफ दिख रही है। मतलब यह है कि एसआईआर में भी तमाम वही खामियां हैं जो चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर पहले की जा रही प्रक्रियाओं में पाई जा रही है। विपक्ष इसी बात को लेकर विरोध कर रहा है। अब इसे चुनाव आयोग की ओर से बीजेपी से मिलकर वोट चोरी के राजनीतिक आरोप तक लग रहे हैं। इस देश में सोचिए कौन नेता इस बात का विरोध कर सकता है कि एक घर में उतने ही वोटर होने चाहिए जितने रहवासी हों। आप खुद कह रहे हैं कि इस घर में 80 वोट है, एक घर में बना हुआ है, और फिर एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं।
मोदी जी का विरोध करते करते आपका दिमाग जो है ना तेल लेने चला गया है। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप कह रहे हो वही तो एसआईआर कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है एसआईआर के मार्फत। तो लेकिन अपेक्षा आप किससे करेंगे? अपेक्षा आप उससे करेंगे जो लोकतंत्र का सम्मान करता हो, जो इमरजेंसी के पालने में पैदा हुआ हो, कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकता। फिलहाल ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां से पता चलेगा कि इस एसआईआर प्रक्रिया का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और विपक्ष की चुनाव आयोग के खिलाफ चल रही लड़ाई किस और किस तरह बढ़ेगी। तो इन तमाम तर्कों, तथ्यों और दलीलों के हवाले से उठ रहे सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ओपी रावत, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। अशोक लवासा, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। अब सरकार ने तय कर लिया है कि भले विपक्षी सांसद पार्लियामेंट पर रहे या ना रहे, संसद का कामकाज चलता रहेगा। प्रोफेसर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे और आलोक शर्मा, कांग्रेस के तरफ से अपनी भूमिका इस पूरे चर्चा में रखेंगे। हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस प्रक्रिया के बाद बिहार की जनता क्या कह रही है, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना हुआ है, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या विपक्ष एसआईआर के विरोध में अदालत के अंदर ठोस सबूत पेश कर पाएगा? क्योंकि अब ये कल भी सुनवाई चलेगी। कई सवाल विपक्ष के तरफ से इसमें उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ सवाल जवाब कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या ड्राफ्ट लिस्ट में गड़बड़ियों के हवाले एसआईआर प्रक्रिया को गलत ठहराया जा रहा है? क्योंकि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, उसमें सुधार के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। तो क्या सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट के आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया को गलत ठहराया जा रहा है? और तीसरा सवाल, क्या एसआईआर विरोध में विपक्ष का आंदोलन चुनावी सियासत का गुब्बारा साबित होगा? क्योंकि इसके बावजूद चुनाव के नतीजे दरअसल मैटर करते हैं और चुनाव के नतीजों के बाद ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, क्या ये गुब्बारा साबित होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। संजय, आज 3 बड़ी बातें हमें जाननी है जो विपक्ष की तरफ से दलीलें रखी गई थी और कुल मिलाकर उनका अभी भी यही कहना है कि एसआईआर के बहाने सिटीजनशिप जांचने की कोशिश की जा रही है, जो चुनाव आयोग का काम नहीं है, और भारत के नागरिक वोटर है कि नहीं, ये साबित करने की जिम्मेदारी उन वोटरों पर डाली गई है जो दरअसल ये साबित करने में नाकाम हो सकते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। यही बात कही गई है। तो कुल मिलाकर बड़ी बातें हमें जाननी है आज सुप्रीम कोर्ट पे जो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार पर सवाल उठाने के पहले आप आधार एक्ट की धारा 9 देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि आधार सिर्फ पहचान, व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज है, ना कि सिटीजनशिप की पहचान का। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि आधार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अपने आप में वाजिब नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि आधार को उसमें शामिल किया जाना चाहिए उन 11 दस्तावेजों में जिससे आदमी की सिटीजनशिप यानी उसकी नागरिकता की पहचान होती है। ये बड़ी हैरत की बात है कि जिस समय आधार इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय इन्हीं पार्टियों ने कहा था कि आधार सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ पहचान का प्रमाण है, लिहाजा इसे हर चीज में शामिल ना किया जाए। आज वही पार्टियां, वही वकील और वही दलीलें ये कह रही हैं कि आधार को सिटीजनशिप मानना चाहिए, ना कि सिर्फ पहचान का दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो हवाला ये दिया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोगों को पेश किया गया तो उन सारे लोगों के बारे में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये टीवी के लिए बढ़िया ड्रामा है, क्योंकि इनको ये दावा अगर इनका है कि ये जीवित हैं और इनको मृत बताया गया है तो इन्होंने अब तक 12 दिन बीत चुके हैं, अब तक इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई है। उनके लोगों का ये कहना था जो ये लोग पेश किए गए थे कि ये सारे लोग जीवित हैं लेकिन इन्हें मृत की सूची में डाला गया है, तो इनके साथ एक खास पार्टी के लोग थे। उन सारे लोगों ने उन याचिकाकर्ताओं को बोलने से मना कर दिया कैमरे पे। उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये बहुत थक गए हैं, परेशान हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो बात करना चाहते थे। उन्होंने नाम और इलाके का नाम बताया, राघोपुर के लोग थे अधिकतर, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्लॉग से जो लिस्ट हासिल की है उसमें उनके नाम मृतक में बताए गए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि हमने अपने दस्तावेज वकीलों को दे दिए हैं, जल्दी ही अदालत के सामने इस पर बात होगी।
तो आज के सुनवाई में तो सुनवाई अभी कुल कल भी जारी मिलाकर रहेगी कल और- भी सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह मत समझिए कि आचार संहिता लगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अगर उनको लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो उस पर फैसला नहीं देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कम से कम आधार कार्ड को लेकर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को पूछ रहा था कि क्या आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे एक प्रूफ के नाम पर। तो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार एक्ट के तहत वो उसको मंजूरी नहीं मिल सकती और उसको वेरीफाई करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका, आपने जो जानकारी दी इसके लिए। ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहला मुझे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसी को लेकर आपसे पूछना है। कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि यह हड़बड़ी में यह प्रक्रिया की जा रही है और जितना हो सके इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत तैयार होने वाली लिस्ट को जारी नहीं किया जाना चाहिए। पुरानी लिस्ट के आधार पर या जो जनवरी महीने में जो रिवीजन हुआ है उसके आधार पर ये चुनाव यहां पर कराया जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, जो एसआईआर किया गया है और उसका समय बिल्कुल क्रिटिकल है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने आ गए हैं। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में करने होंगे और जिन लोगों के नाम कट जाएंगे फाइनल पब्लिकेशन में, उन लोगों को न्याय पाने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अपील के निपटाने का समय नहीं होगा। और हमारे यहाँ वैसे भी लोगों में अपैथी होती है कि चलो हम तो अपनी रोजी रोटी में लगे हैं, वोट डालने कौन जाए। तो ये लोकतंत्र के प्रति बहुत ही विश्वासघाती कदम होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वो चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम उसका रहे और वो वोट डालने पोलिंग स्टेशन तक आए। इस प्रक्रिया को अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये समय सही नहीं था एसआईआर के लिए, इसको बहुत पहले किया जाना चाहिए था और 1 साल का समय था, उसके पहले हो सकता था। तो मतलब आपका यह कहना है कि जो 1 महीने का समय स्क्रूटिनी के लिए दिया गया है वो कम है, स्क्रूटिनी के लिए इससे ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधारने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन आपको लगता है कि वो 1 महीने का समय काफी कम है, खास करके बिहार जैसे राज्य में। नहीं नहीं, 1 महीने का समय कम नहीं है। ये प्रक्रिया जो है उसका समय हमेशा इतना ही होता है, लेकिन जब ये निपट जाएगा और फाइनल लिस्ट आ जाएगी 7,30,00,000 की, 67 लाख हर लाख बाहर होंगे, उन 67 लाख को न्याय पाने के लिए समय नहीं है। वो 1 महीने का समय भी नहीं बचेगा, अपील का निराकरण नहीं हो पाएगा। हमारे देश में अपीलों का निराकरण इतनी जल्दी नहीं होता है, इसलिए समस्या है, इसलिए लोगों में पैनिक है, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। एक जल्दी से आपसे एक प्रक्रिया मुझे इस पर भी जाननी है, क्योंकि हम देख रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में आप वोटर है यह साबित करने के लिए, इन 11 डॉक्यूमेंट्स कितने लोगों के पास हो सकते हैं उसका एक अंदाजा भी उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ खास करके अगर हम देखें तो सिर्फ जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है जो 2011 से 2025 तक जारी किए गए हैं वो छोड़ दे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सारे लोगों के पास होने की संभावना साफ शब्दों में कम नजर आ रही है यहां पर। तो ऐसे में बिहार जैसे राज्य में यह प्रक्रिया के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट चुनना बिहार में खास करके कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे लोग जो सड़क पर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वहां से भी पता चल रहा है कि कई लोगों के पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट शायद नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि एक वो जो परमानेंट रेजिडेंस वाले सर्टिफिकेट भी जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं लोगों के हों जो नाम कट रहे हैं, वो 2003 की मतदाता सूची वालों के भी हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सेस जो है ओवरलैप करने वाले हैं, ये संख्याएं भ्रामक हो सकती हैं और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 11 दस्तावेज हैं अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो सरकारी दफ्तरों को एक अभियान चला के कि जो जिसको चाहिए वो हम सिर्फ इसके लिए बैठे हैं, हम आपको देंगे। ये अगर ऐसा कर दें तो भी शायद ये चीज ना हो पाए, अन्याय ना होने पाए और कोई भी एलिजिबल वोटर छूट ना पाए। सर एक आखिरी में मुझे जानना है, क्योंकि हाल ही में नेता विपक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने एक चुनाव क्षेत्र का उदाहरण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से कई सारे वोटर्स एक ही पते पर
पाए गए रजिस्टर किए हुए हैं, कई सारी धांधलियां उस वोटर लिस्ट में पाई गई, कई डुप्लीकेट नाम पाए गए, कई नाम ऐसे पाए गए कि जो एक से ज्यादा रजिस्टर्ड वहां पर किए हुए हैं अलग अलग बूथ में, और कुल मिलाकर वो आंकड़ा उन्होंने पेश किया 1 लाख से ज्यादा। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अफिडेविट दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग के जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत नियम है उसके तहत उनका कहना है कि आप अफिडेविट पर आप बताइए, तभी हम इसकी जांच करेंगे। तो यह कहां तक जायज है? क्या अगर नेता विपक्ष इतने बड़े पैमाने पर आरोप लगा रहे हैं, 300 सांसद अगर मार्च करते हैं चुनाव आयोग पर, तो क्या अफिडेविट नहीं है, इसके आधार पर चुनाव आयोग ये कह सकता है कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे? जिस धारा का उल्लेख किया जा रहा है, धारा 20(3)B 1950 का अधिनियम, वो धारा इस तरह की शिकायतों पर लागू नहीं होती। वो धारा लागू होती है जब कोई निरीक्षण चल रहा हो, SIR या समरी रिवीजन, उसमें अगर आपको दावे आपत्ति प्रस्तुत करना है तो उसमें आपको एफिडेविट देना होगा, ओथ पर घोषणा करनी होगी, उसमें जरूरी होता। इस तरह की रिसर्च बेस्ड शिकायत आपने अगर की है तो उसकी जांच करने के लिए आयोग स्वतंत्र है, और तुरंत आयोग को जांच करके और पब्लिक डोमेन में सारी फाइंडिंग्स डाल देनी चाहिए। तो आम जनता जो है वो आश्वस्त रहेगी कि हमारा चुनावी तंत्र बिल्कुल निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट है, क्रेडिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी रावत जी, आपने अपनी भूमिका इस पूरे मामले पर रखी, और रावत जी भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करना चुनाव आयोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अशोक लवासा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक लवासा भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और ऐसे मामलों से वो काफी वाकिफ है, क्योंकि उनकी जो भूमिका रही पूरे चुनाव आयोग में, उसको लेकर कई बार मीडिया में भी सवाल उठे और उसके बाद उस पर भी काफी चर्चा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लवासा जी, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। कुल मिलाकर पहली बात, ओपी रावत जी भी अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अगर इस तरीके से हम जांच करते रहेंगे तो 36 साल हमें लग जाएंगे, और वो भी सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग इस पर बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करनी चाहिए, बाकायदा सामने आकर लोगों के सामने आकर कहना चाहिए जो सवाल उन पर उठ रहे हैं उसके जवाब देने के लिए हम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं रावत साहब की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, और चुनाव आयोग चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या जो भी जरिया इख्तियार करे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी जो शिकायत आई है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल सामने रखे गए हैं, उनमें इंक्वायरी करना अनिवार्य है। और वैसे भी चुनाव आयोग हमेशा ये उम्मीद लगाता है कि आम नागरिक भी उससे सहयोग करे हमेशा हर चीज के लिए। पिछली कई सालों से चुनाव आयोग ने जैसे सी विजिल का इस्तेमाल किया, जिसमें सिटीजन से अपेक्षा की जाती है कि आप कोई भी अगर इरेगुलरिटी मॉडल कोड वगैरह की देखें तो आप हमारे संज्ञान में लाएं और हम तुरंत उसका निराकरण करेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये एक पब्लिक डोमेन में आई हुई गंभीर शिकायत है, एक नेशनल पार्टी द्वारा पब्लिक डोमेन में लाए गए जितने भी तथ्य हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर चुनाव आयोग को गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और जो भी फाइंडिंग्स हो, अगर शिकायत गलत है तब भी उसकी जानकारी लोगों को तभी मिलेगी जब चुनाव आयोग इंक्वायरी करेगा। तो इसलिए जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि आपके वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी है, महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए 6 महीने में, इस तरीके के सवाल उठाता है। कर्नाटक की वोटर लिस्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो चुनाव आयोग कहता है कि आपके ये सवाल थे इसीलिए हम SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी विपक्ष कहता है कि आप SIR क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से लाखों लोगों के नाम कट जाएंगे, क्योंकि आप उनके पास जाकर उनको सबूत मांग रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसका सबूत दो, तभी आपका नाम इस वोटर लिस्ट में जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने भी एक पशोपेश में तो नहीं है चुनाव आयोग कि हम करें तो क्या करें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि शुद्धिकरण जो भी या प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टरल रोल होता है, ये वक्त वक्त पर करना जरूरी है, और उसके लिए तरीके भी पहले भी इख्तियार किए गए हैं। अब भी चुनाव आयोग के पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो कैसे भी तरीके इख्तियार कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, क्या इसके लिए लोगों को इनफ टाइम दिया गया है, क्या इसकी टाइमिंग जो इलेक्शन से बिल्कुल पहले है उससे लोगों की एंजाइटी लेवल बढ़ गई है,
जैसे पहले 2003 में जब बिहार में हुआ था पुनरीक्षण, तब इलेक्शन नजदीक नहीं था, तो चाहे आप समय 30 दिन का दें या जो भी एडिक्वेट समय है वो दें, लेकिन निराकरण के लिए समय की अवधि होना जरूरी है। और दूसरी एक बात ये भी है इस वक्त सामने कि इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल नए ढंग से एसआईआर कराया है। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, या ये भी कहा गया था कि उन जो पुरानी वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल लिस्ट है, उसमें प्रोबेटिव एविडेंस की वैल्यू है। लेकिन ये सब चीजें कह के पूरी जो इलेक्टोरल लिस्ट है 7,89,00,000 लोगों की, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को कहा कि आपकी प्रिजम्पटिव सिटीजनशिप है, और बाकियों को कहा कि नहीं, आप प्रूव करिए, तब आपकी सिटीजनशिप या एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। तो अब इसमें अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, पहली बात तो यह है कि अब तक हम किसी को ये नहीं पता पब्लिक डोमेन में कि जो 7,24,00,000 लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं या दस्तखत करके लौटाए हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी दस्तावेज देना बाकी है। ये बात सही है कि अभी उनके पास 31 अगस्त तक का वक्त है दस्तावेज देने का, लेकिन उन सभी की एलिजिबिलिटी अभी संशय के घेरे में है जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। कई ज्यादा नाम कुल मिलाकर इससे कट सकते हैं। लवासा जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें उठाया हुआ है, क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि 7,24,00,000 लोग जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरे हुए हैं, उनमें से कितने लोगों ने उसके सपोर्ट में दस्तावेज दिए हैं, क्योंकि उसके लिए अभी भी समय बाकी है। वो दस्तावेज बाद में भी आप दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया लवासा जी, आपने इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी। और यह बात बहुत जरूरी है कि क्या समय दिया गया है लोगों को जिनका नाम फाइनल लिस्ट में कटेगा, उन लोगों को अगर अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ना है तो उसके लिए क्या सही समय दिया गया। यही बात ओपी रावत जी भी उठा रहे हैं और उसके साथ साथ अशोक लवासा भी यही बात उठाने की कोशिश कर रहे थे। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त बिहार में है और उन्होंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी वहां से निकाला हुआ है, और कई जगह पर जाने के बाद यह पता चला है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो दरअसल जिंदा है लेकिन उनका नाम कटा है, लेकिन जो मरे हुए हैं उनका नाम भी उसमें जोड़ा गया है। एक केस स्टडी भी उन्होंने उसमें की थी। मौसमी, आपने जमीन पर क्या देखा? आप सीमांचल इलाके में गई थी और यहां पर आपने सबसे ज्यादा क्या देखा? सबसे पहले तो आपसे मुझे यह जानना है। देखिए, गांव में कहावत चल पड़ी है साहिल, हड़बड़ी ब्याह कनपटी सिंदूर, यानी कि जो हड़बड़ी का काम होता है गांव वालों को लगता है वो काम खराब होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो डेडलाइन या टाइमलाइन दी गई है चुनाव आयोग द्वारा, उसका दबाव, उसका प्रेशर मुझे लगा कि गांव वाले महसूस कर रहे हैं, जिनको इस बारे में पता है। कई गांव वाले ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका नाम आया है या नहीं आया है। उनको ये भी नहीं पता कि उनको अगर नाम ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है। वहाँ पे साक्षरता है नहीं, किसी के पास ज़्यादा हाईटेक मोबाइल है नहीं, अगर है भी तो वीडियो देखने के अलावा उनको ऑपरेट करना नहीं आता। वो जो सूची है वो बहुत पूरा पोथा काफ़ी बड़ा है, उसमें से किसी का नाम निकालना एक बहुत मुश्किल काम है जो कि गांव वाले तो नहीं कर सकते। तो आधा समय तो खोजने में लग गया कि नाम है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो बीएलओ का फोन लगातार बज रहा है और बीएलओ उनके जवाब नहीं दे पा रहा है। एक बड़ी खबर भी इस वक्त हमारे पास आ रही है, उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, खास करके वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, खड़गे की पार्टी अधिकारियों की बैठक जारी है इस वक्त, और चुनाव में धांधली के खिलाफ आंदोलन की तैयारी है। देश भर में आंदोलन किस तरीके से किया जाए उसकी एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मौसमी, यानी कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में। बिहार में भी राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, तेजस्वी यादव के साथ में बिहार के चप्पे चप्पे पर जाने की तैयारी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, और पूरे देश में भी इस तरीके का आंदोलन कांग्रेस करने की तैयारी में। मौसमी,
बिल्कुल, देखिए साहिल, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये गड़बड़ियां हैं या दिक्कत है गांव वालों को, वो अलग बात है। पर जितने सियासतदान और जितने भी विपक्ष वहां पे दिल्ली में हल्ला काट रहा है, अगर वो उतना ही जमीन पर यहाँ पे नजर आता, बीएलएस काम करते हुए नजर आते, गांव वालों की मदद करते हुए नजर आते, तो शायद विपक्ष के इंटेंशन पर भी सवाल खड़ा ना हो और वो अपनी इस भूमिका में कहीं ना कहीं सक्रिय तरीके से योगदान देते हुए नजर आए। जहां जहां मैं गई हूं, मुझे बीएलएस को ढूंढना पड़ा है। एक बीएलओ बता रहे थे कि उनको घर से लाना मंत्री पड़ा, को कर्नाटक में इस्तीफा देना पड़ा है। और दूसरी बात यह भी है कि आज राहुल गांधी को पूछा गया कि आपने अब तक कोई भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की है, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो ये पिक्चर कहां तक बाकी है? बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, आपने ये जानकारी दी हमें इसके लिए। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना, दो चुनाव आयुक्त हमसे बात कर चुके हैं और दोनों ने कहा है कि हड़बड़ी हो रही है, जरा संभल कर। मौसमी सिंह वहां पर बिहार के कोने कोने जाकर पता करने की कोशिश करिए कि आखिरकार जिनके नाम कटे हैं, जोड़े गए हैं, उनके क्या दिक्कतें हो रही है। वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। डरे हुए हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां भागे, कहां जाकर अपना नाम रजिस्टर कराए। कई लोगों के नाम भी उसमें कट रहे हैं। देखिए साहिल जी, मौसमी जी ने जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीएलएस जिनको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। भाई जो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है वो आके सड़कों पे कूदने की बात कर रहा है, यही सबसे पहले गलत है। देखिए मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, जो लोग फर्जी धंधे या फर्जी वोटर्स, इसके बिना पे जो सियासत करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है एसआईआर। लेकिन जो लोग साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं कि साफ सूची हो, साफ इलेक्शन हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि सूची साफ हो, क्लीन हो, किसी तरह की उसमें कोई दुविधा ना हो और कोई गलती ना हो। बीएलए का नहीं है, एक महीने का समय है, कोई गलती होगा उसका जफर इस्लाम जी, सिर्फ बीएलए का मुद्दा नहीं है। बात करें, लेकिन दो चुनाव, दो इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर, अशोक लवासा जी, ओपी रावत, दोनों ये कह रहे हैं कि 2003 में जब ये पूरी प्रक्रिया हुई थी तब चुनाव 2 साल दूर था। अगर किसी का नाम कट भी जाता है तो उसके पास ये मौका था अपना नाम उसमें रजिस्टर करने का। अब फाइनल लिस्ट आने के बाद लोगों के पास समय ही नहीं रहेगा। तो ये जो चीजें हैं साहिल भाई, वही तो मैं कह रहा हूं, लोगों का डर इस बात का है कि उनका नाम इस पे कट जाए। तो दोनों लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहिल भाई, नहीं साहिल भाई, मैं वही कहने की कोशिश कह रहा हूं कि ईसीआई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईसीआई अपनी भूमिका निभा रहा है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। बीएलएस क्यों अपॉइंट हो रहे हैं, क्यों उनको अपॉइंट करना है? कि ताकि जो सुविधा वो मतदाता चाह रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रही थी आपकी कॉलीग, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी चिंता करनी चाहिए उनको। सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने से पहले अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि कितने सिंसियर आप हैं। आप फर्जी, आपको दिक्कत ये हो रही है कि आपके फर्जी बीएलए वहां पर जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, मौसमी बता रहे थे। तो आपको इलेक्शन में नुकसान होगा। अगर आप साफ सुथरा इलेक्शन चाहते हैं तो आप बीएलएस को लगाइए काम पर। बीएलएस के जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए, उसको दिखाइए। वो कहीं नहीं दिखते हैं। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी रोज अपने गोल पोस्ट बदलती रहती है। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, एक चीफ रहे ओपी रावत जी और दूसरे अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी ने जॉब में रहते हुए भी कुछ सवाल उठाए थे और उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम रेड्स हुई थी, उनके माली और ड्राइवर्स के यहाँ भी। तो मैं अशोक लवासा जी की हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ कि आज वो आज तक पर आए और उन्होंने सच रखा, क्योंकि आजकल किसी के यहाँ भी ईडी, सीबीआई पहुँच जाती है। खैर, बीएलए केवल मदद करने के लिए होता है साहिल जी, बीएलए वोट नहीं बनाता है किसी का। बीएलए किसी की वोट काट नहीं सकता है, उसके लिए सरकारी अधिकारी होता है जिसको बीएलओ कहते हैं। तो बीएलओ तो होगा ना। अगर बीएलए नहीं है, मान लो हमारी कमी है, बीजेपी तो रोज गोल पोस्ट बदलेगी। ऐसे नोटबंदी में कर रहे थे, वैसे अब कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। तो होगा ना वहां आप बीएलए का काम ही नहीं कर रहे हैं। शांत रहिए यार। अरे भाई शांत रहिए ना आप जरा। आलोक भाई आप बेतुकी की बात क्यों कर रहे हैं? हो जाता हूं। अरे क्यों बेतुकी बातें कर रहे हैं आलोक भाई? मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूं। मैं तो इतना सिर्फ कह रहा हूं कि क्या बीएलए की रिस्पांसिबिलिटी को आप भूल गए क्या? आप पॉलिटिकल पार्टी ना, आलोक शर्मा जी को सवाल पूछा है क्या? नहीं, चलिए बीएलए उनके नहीं है, आपके बीएलए तो है। सवाल कर रहा हूँ कि नहीं, तो मुझे बताइए, आपके बीएलए तो है वहां पर,
अभी मौसमी जिस गांव में गई थी वहां पर वो पासवान जो वोटर है वो ये कह रहे हैं कि हम तो पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा नाम कैसे रजिस्टर कराए। वो बीएलओ को फोन कर करके थक गए, उसके बाद जाकर कोई दिक्कत नहीं, आज तक की संवाददाता उनको बीएलओ के पास ले गई, तब जाके बीएलओ कहता है कि अरे पता नहीं कैसे गड़बड़ी हो गई कि मृत व्यक्ति का नाम इसमें कैसे आ गया और जो जिंदा है उसका नाम कैसे कट गया। ये भी तो हो रहा है ना वहां पर, ये भी तो हो रहा है ना वहां पर। जल्दी से आलोक शर्मा जी आपका जवाब खत्म करिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं। साहिल जी देखिए गलत बात है ना यार, बुलवाए चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीएलओ सर, बोलिए आलोक शर्मा जी। यार गजब आदमी है भाई, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में जेब में रख के यहाँ टीवी पे भी नहीं बोलने दे रहे हैं हमें। चोरी की सरकार चलाते हैं, यहाँ टीवी पे भी नहीं बोलने देते हैं। इलेक्शन कमीशन कटघरे में है, पूरी खलबली बीजेपी। अरे फर्जी वोटर्स आपके हैं, इसलिए आपको इलेक्शन दिक्कत हो रही है। कमीशन से फर्जी वोटर्स नहीं होते, साफ सूची वाले वोटर्स होते हैं तो आपको दिक्कत हो रही है ना। देखो आपको दिक्कत यही है कि फर्जी धंधे, फर्जी वोटर और इलेक्शन जीतने का क्रॉस टॉक मत करिएगा, इसी में समय चला जाएगा। वोटर्स होंगे, आपको पूरा बोलने का मौका मैंने दिया था। जफर इस्लाम जी प्लीज 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 क्रॉस टॉक नहीं करिए। आलोक शर्मा जी को बात खत्म करने दीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगा वरना इसी में समय खत्म हो जाएगा। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। देखिए तानाशाही इलेक्शन कमीशन कर रहा है और उसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी आ रही है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी और राज्यों में चोरी की सरकार चला रही है। वो हर तरह से चोरी करती है, वो चाहे चंडीगढ़ मॉडल हो, चाहे महाराष्ट्र मॉडल हो, अब ये नया SIR का मॉडल आ गया है। इसमें भी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी करना चाहती है। कहती है साहब कांग्रेस के BLA नहीं है। अरे भाई कांग्रेस के BLA नहीं है, इलेक्शन कमीशन के BLO तो होंगे। मौसमी ने जब फोन कराए तो BLO फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ऐसे BLO जिन्होंने मृतकों के वोट बना दिए, क्या वो सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या वो भी कांग्रेस की जिम्मेवारी है? आधार के लिए जितने 9 डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, सबके लिए आधार कंपलसरी है, लेकिन इसके लिए आधार कंपलसरी नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ना अभी आलोक जी, आधार कार्ड को नहीं मानेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार को नहीं मान सकते। साहिल जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पहली डेट में ही, देखिए पहली डेट में ही नहीं देखिए मैं फिर कहूंगा कि आधार कार्ड, फिर आप इलेक्शन कमीशन पे आधार कार्ड हटा दीजिए। वोटर कार्ड के साथ लिंक करने की बात बीजेपी करती थी, आज कहते हैं कि साहब ये आधार कार्ड होना ही नहीं चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि आधार कार्ड केवल अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी कंसीडर कीजिए। जिस आधार कार्ड के लिए 11 डॉक्यूमेंट यहां पर दिए गए हैं, तमाम विरोध किए, उसी आधार कार्ड के लिए जितने 11 डॉक्यूमेंट्स हैं सबके लिए आधार चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट बिना आधार कार्ड के नहीं। 10 सेकंड जवाब दूंगा। साहिल जी आप बता दीजिए आपकी सिटीजनशिप कैसे प्रूव होगी? जरा राजीव रंजन जी के पास मुझे जाना है। डॉक्यूमेंट से प्रूव होगी सरकार? नहीं देखिए ना, वही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका कौन से डॉक्यूमेंट? नहीं एक मिनट आलोक जी, एक सेकंड प्रूव होगी। साहिल भाई जरा दोनों मुझे जरा एक इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट आपको बताना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया उसमें 11 दस्तावेज बिहार में कितने लोगों के पास हो सकते हैं उसका एक आंकड़ा उन्होंने रखने की कोशिश की है। राजीव रंजन जी आपने भी वो शायद एफिडेविट पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि इसमें हो सकता है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, जो 13 करोड़ लोगों के पास हो सकता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन यह भी कहता है उस एफिडेविट में कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड इन बिहार। वो इश्यू ही नहीं किया जाता। जो इश्यू किया जाता है वो एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके लिए आपके सरकार के सामने हर महीने करीब 50 लाख लोग आकर अब एप्लीकेशंस कर रहे हैं। क्या बिहार स्टेट के पास इतनी मशीनरी है कि वो इतने सर्टिफिकेट्स इशू कर पाए? क्योंकि अगर वो इशू नहीं कर पाएंगे सर्टिफिकेट तो शायद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है हमें कि कितने लोगों को इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स देने। राजीव रंजन जी देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र हो या जिन 11 दस्तावेजों की बात हो रही है, अब एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार की पूरी मशीनरी जो है, प्रशासन सक्षम है, छानबीन होनी चाहिए लेकिन बिल्कुल सक्षम है, और वो जिनकी भी जिम्मेदारी है जिन अधिकारियों की, वो पूरा करते आए हैं और आगे भी पूरा कर पाएंगे। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, जो लोग कल तक 3 करोड़ लोगों के जारी हुए नाम कटने की बात करते थे,
फिर आपको जब जफर इस्लाम साहब रोक रहे थे तो आपको बुरी बात लग रही थी, फिर आपने वही काम शुरू कर दिया। सुन लेते हैं ना, बिल्कुल मुझे नहीं, करना नहीं, पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने की बात कर रहा जवाब देने हूं। दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, साहिल मैं आपसे आपसे सवाल रिक्वेस्ट करता हूं, पूछने मैंने की सवाल आपको पूछा है नहीं। उनसे। सवाल में अरे ये सवाल क्या पूछने सवाल की ये बात है। आलोक शर्मा जी ज्ञान देते बिहार हैं। में आज तक कांग्रेस नहीं, पार्टी नहीं, जो है आलोक फर्जीवाड़ा शर्मा जी- वाली वोट से जीतने की कोशिश कर रही है, बैकडोर से। अरे भाई सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं चलिए आपसे। जरा दोनों को ये शांत है, करिए, ये सिर्फ है, राजीव भाई रंजन जी बात देखिए करें। अभी तो नहीं, ये आलोक लग जी, रहा मैं है आपके सवाल का दोनों को जवाब शांत देने करिए, जा सिर्फ रहे हैं। राजीव रंजन जी बात मैं करें साहिल प्लीज। जोशी जी प्लीज। का शो कर रहा हूं। आपको मैं जो राजीव सवाल रंजन जी से पूछने हैं, जवाब साहिल देंगे। जोशी राजीव जी रंजन जी से को मैंने पूछिए, सवाल उससे पूछा। के माध्यम से पूछ रहा हूं मैं। राजीव जी आप अपना जवाब दीजिए, मैंने सबसे आपको बड़ी सवाल बात पूछा। है। बाकी लोगों को प्लीज जरा शांत करिएगा प्लीज। देखिए, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए प्लीज। एक तरफ बोलिए। आप देश में न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के समक्ष आपकी याचिकाएं लंबित हैं। संसद को आपने संग्राम का मंच बना ही दिया। सड़कों पर भी आप नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहां नहीं दिख रहे हैं जहां आपको दिखना चाहिए था, वो इलाके जहां आपके बीएलएज हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीएलएज की संख्या 65,000 है और ये 65,000 लोग क्या कर रहे हैं? ये नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। राजीव रंजन जी क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं आपको अभी सवाल पूछता हूं, मैं आपको आंकड़े रखता हूं आपके सामने। जो जमीनी राजीव तौर रंजन पर जी जो मैं आपके सवाल सामने पूछे आंकड़े जा रखता रहे हूं हैं, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर जी। चल रही है और अभी आपकी सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जी। कि लोगों को वो प्रमाण पत्र देने की, क्योंकि बिहार में सिर्फ 36 लाख पासपोर्ट इशू किए गए। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट्स नहीं है। तो जो आवासीय प्रमाण पत्रों की आप बात कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2025 तक 13 करोड़ 39 लाख प्रमाण पत्र इशू किए गए। यह इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका मतलब यह है कि इसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, हर साल रिन्यू किए जाते हैं और एक महीने के भीतर जहां पर किशनगंज जैसे इलाकों में 30-30 हजार सिर्फ एप्लीकेशन आते थे, वहां पर 3-3 लाख एप्लीकेशन आना शुरू हो गया। क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बशीदरी इसके लिए तैयार है कि इतने सारे आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दे जल्द से जल्द, ताकि लोगों के नाम ना कटे वोटर लिस्ट से? देखिए, आपने केवल आवासीय प्रमाण पत्र की चर्चा की है, लेकिन आपके आंकड़े जो आपके दिख रहे हैं उनमें पासपोर्ट के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र, बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लोगों के पास है, और जो अन्य श्रेणियों के जो प्रमाण पत्र हैं उन सबका ब्यौरा भी आपने साझा किया। आवासीय प्रमाण पत्र की कुल संख्या वो हो सकती है, लेकिन जब हाउस लिस्टिंग होता है तो घर शुमारी में जो बाकी कमियां होंगी उनको भी, उनका वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। अब इसमें ड्राफ्ट में जो त्रुटियां हैं, हमारा यह कहना है कि ये सागर मंथन करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप मढ़ने हैं और बिहार में रूलिंग अलायंस पर भी आपको आरोप मढ़ने हैं और केंद्र में आप एनडीए की सरकार पर भी आप लगातार सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जनता के साथ अगर हैं तो आप उनके सवालों को लेकर के, आप जब ये दूसरा चरण एसआईआर का हो रहा है, आपत्तियां दर्ज कराने का, इस अवसर पर आपकी पार्टी कहां है? नवल किशोर केवल जी। हवा में है आप। देखिए, निसंदेह 12 ये दिन हो एसआईआर चुके हैं। समय पर पूरा होगा। अभी तक और एसआईआर में जो चुनाव आयोग 3 के करोड़ पास बाद में घटकर एक भी 1 करोड़ शिकायत लोगों नहीं के गई घटने की बात है। करने प्रोफेसर लगे। नवल किशोर, 18 राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। प्रदेश में क्या हुआ उसका? क्या अब हम ये मानकर चले कि इसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर और सरकार पर, वो चुनाव आयोग के सामने जाकर शिकायतें दर्ज करना शुरू करेगी? नवल किशोर जी। देखिए, चुनाव आयोग पर केवल अब डाउट नहीं रह गया, अब डाउट जो है वो विश्वास में बनता जा रहा है। और जो लगातार उन्होंने रवैया अपनाया है, उससे तो लग रहा है कि चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है कि चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग से जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसमें उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एसआईआर पे आप संसद में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। 300 एमपी मिलना चाहते हैं, उससे आप मिल नहीं सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुनाव में सीधा उनका हस्तक्षेप है, उनसे आप मिल नहीं सकते हैं। उनको कहते हैं कि 30 लोग आइए। आप जहां पे आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं 1 महीना में, और वो भी चुनाव के मात्र 12 सप्ताह पहले,
वहां पे तमाम तरह की कमियां जमीन से दिखाई दे रही हैं। वो पत्रकार बंधु लोग भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, हमारे बीएलए भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं मानेंगे। आप क्या मानेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही आप मानेंगे और उसी तरह का काम करेंगे। हम कैसे चुनाव आयोग पर विश्वास करें? यही चुनाव आयोग महाराष्ट्र में कहता है कि आधार कार्ड के आधार पे आपने वोट को जोड़ दिया, यहां पे कहते हैं कि आप नहीं करेंगे। चुनाव आयोग पर पहले भी क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यह बात आज कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहला टिप्पणी क्या किया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप लार्जर जस्टिस के लिए, वन मैन वन वोट इंश्योर हो सके, उसके लिए आप करें। क्या कारण है, क्या मजबूरी है, ये तो देखना पड़ेगा। अब वो बात हो गई नवल किशोर जी, ताजा टिप्पणी जो लेकिन देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को दो अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप देखिए राजीव रंजन जी, हाँ बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर राजनीतिक पार्टी को अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप सड़क पर तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, सांसद आपके सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो शिकायतें दर्ज करने का समय आपके पास है, उसमें आपकी पार्टी की मशीनरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वही मेरा सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं कि पिक्चर बाकी, अब कि क्या अब ये होगा बिहार में? बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होगी क्या? नहीं, लेकिन जो काम चुनाव बिल्कुल हो, देखिए शिकायत दर्ज करने का जो आपकी उम्मीदें हैं उसमें आप तो सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। आपसे मांगा जा रहा है कि जो 65 लाख आपने काटा है उसका आधार बताइए, उसका नाम बताइए, उसका अलग लिस्ट जारी कीजिए। आप कहते हैं कि वो हम कर नहीं सकते हैं। जब आप सहयोग खुद ही नहीं कर रहे, आप तो चाहते हैं कि इस तरह का भ्रम पैदा रहे, तभी तो इस देश ने पिछले 11 साल में चुनाव आयोग को देखा है और इनको भी देखा है कि वोट पड़े कितने और वोट काउंट कितने हुए, उसमें फर्क अपना रहा है। आप हर समय पे आप अपडेट देते हैं, इतना % वोट हुआ, वोट परसेंटेज में आप रिगिंग करते हैं। जब वो एक समय कहते हैं कि इतना % हुआ और उसके बाद दूसरा वोट हुआ। ये लोग परेशानी के निर्माता और हम तो जो चीजें मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रही है चुनाव आयोग, तो हम जाए कहां से चुनाव आयोग के सामने? जफर इस्लाम जी देखिए, हकीकत और दूसरा उनका जो आरोप है कि चुनाव आयोग के चुनाव आयोग के सहयोग में, चुनाव आयोग के रक्षा में बीजेपी आगे आती है बार बार, और अब तो इलेक्शन कमिश्नर से आकर बोल के चले गए हमारे शो पर कि देखिए हड़बड़ी में प्रक्रिया हो रही है। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो लोगों को देखना होगा ना सफर इस्लाम जी। अरे बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी के पास अपने बीएलए तो है ना, देखिए आरएसएस तो है ना, अरे उनके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो है ना। क्यों नहीं साफ करते हो? क्यों यहाँ पर टीवी पे बकवास करते हैं? अब जरा मैं जवाब दे दूं क्या? बीएलए क्या कर रहा है? आरएसएस जो भाजपा का पूरा देखिए भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का पूरा जो फायदा उठा रहा है वो क्या कर रहा है? अरे भाई आप लोग तो इस साजिश में शामिल हैं। आप क्या जवाब दीजिएगा? सबसे ज्यादा बीएलए तो बीजेपी है, ये बात तो ठीक है। चलिए जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में भरोसा उठ गया। अरे भाई, जनता का आपसे भरोसा उठ चुका है, पहले जनता का तो विश्वास जीतिए। जनता का विश्वास ही नहीं है और इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। हकीकत यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको साफ सुथरा इलेक्शन वोटर सूची नहीं चाहिए, उनको ही इस दिक्कत है। जो पॉलिटिकल पार्टी को साफ सुथरा वोटर की सूची चाहिए, जो अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। हकीकत है फर्जीवाड़ा वोटर्स को साथ जीतने की कोशिश करते हैं, इससे आपको दिक्कत है। एसआईआर प्रोसेस सिर्फ पारदर्शिता लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और फर्जीवाड़ा वोट आपके हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको डर लग रहा है चुनाव का मतलब लग रहा है कि वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वोट। सुन लीजिए, इसलिए नहीं मिलेगा, जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए जनता का विश्वास पहले जीतिए, फिर इस तरह की बात कीजिएगा। अब जल्दी से आलोक जी, कल तक आप बोल रहे थे कि जरा एक मिनट दोनों को शांत करें जल्दी से, मुझे 30 सेकंड में आलोक जी आपसे चाहिए। अब कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, तो क्या यह आंदोलन का रास्ता ही रहेगा या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने जाकर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी? आलोक शर्मा। साहिल भाई, मुझे पूरा ठीक से बोलने नहीं देगा, इसलिए मैं भी बीच में टिप्पणी करूंगा। जफर से ही पूछ लीजिए ये सवाल। 30 सेकंड में आता हूं आपके पास। आप बताइए ना, पहले आप सारा समय जफर इस्लाम को ही दे रहे हैं, आप जफर इस्लाम को ही दे दीजिए इस समय। आप खाली यहाँ पर मैं शांति रहूंगा। नहीं बोलिए आलोक जी, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए जल्दी से। इलेक्शन कमीशन समय खत्म हो रहा है, इलेक्शन में नहीं मैं बोलूंगा ही नहीं साहिल भाई। लग रहा है,
साहिल भाई आप बिल्कुल लोग खत्म होने दीजिए। दार्जिलिंग जनता से देख रही है नहीं, कि आप दार्जिलिंग के लोग किस तरह से विपक्ष के प्रवक्ता को नहीं खत्म हो जा बोलने रहे देते। इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं चलिए को आलोक बोलिए जी, चलिए जल्दी खत्म बोलिए करिए। बोलिए पूरा समय अरे बोलिए। ऐसे रूठिए मत सर, आपको भी सवाल पूछे, आपको भी जवाब देना है। आरजेडी के प्रवक्ता बोलने नहीं दे रहे थे, बोला नहीं। अरे साहिल जी एंकर आप हैं या एंकर ये बीजेपी वाले? कहीं रहते हैं आलोक जी, क्यों अरे आप परेशान हो बोलिए रहे तो हैं? सही, बाकी सब परेशान करिए। आलोक जी को आखिर में बोलने दीजिए, चलिए 10 सेकंड यही उनके सवाल पास आपसे है। जब पूछा जाता है। आलोक जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए आलोक जी। तो चलिए समय समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कल भी बहस जारी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से दो चुनाव आयुक्त आज तक के शो में आकर यह कह रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं हड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्या चुनाव आयोग इसके बारे में सोचेगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोच सकता है अगर कई लोगों के नाम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कटे जाएंगे, तो उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए आज तक।